हे गाइस, कस्टम क्लासेस में आपका स्वागत है फिर से। अभी तक हम लोग अपना कैश बुक वगैरह बहुत अच्छे से कर चुके हैं और आज भी मैं आपको अकाउंट से ही रिलेटेड कुछ पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अब है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो आपके बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को पढ़ाने वाली हूँ। आज की सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है, ताकि आपको दोनों सब्जेक्ट्स में ही इक्वली वो हेल्प करे। नाउ देखो, डिस्काउंट एक ऐसा वर्ड था, ठीक है, जो हमने अपने अकाउंटेंसी या क्लास 11th की जो जितनी भी जर्नी थी उसमें ना जाने कितनी बार सुना है ना। डिस्काउंट में क्या होता था, जो भी प्राइस होता था वो कम हो जाता था, भले ही ट्रेड डिस्काउंट हो या कैश डिस्काउंट हो। हमारे डिस्काउंट में हमारी जो वैल्यू थी या फिर जो एक्चुअल प्राइस था वो रिड्यूस हो जाया करता था और उसके बेसिस पे हम लोग ट्रांजेक्शन करते थे। ठीक है, और इसमें अफेक्टेड पार्टी कौन कौन सी हुआ करती थी, कौन सी दो पार्टीज अफेक्ट हुआ करती थी, वो थी या तो बायर या सेलर। अब डिस्काउंट गुड्स बेचे गए, ठीक है, तो जिसने खरीदे उसको डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना, और लेकिन जिसने बेचे उसने डिस्काउंट अलाउ किया। तो दो ही पार्टीज हमेशा इन्वॉल्व होती थी इसमें। और इसका अल्टीमेट इफेक्ट किस पे पड़ता था? इसका पड़ता था हमारे इनकम पे, हमारे रेवेन्यू पे या हमारे प्रॉफिट पे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैम डिस्काउंट अलाउड तो हमारे लिए एक्सपेंस हुआ करता था, तो उससे इनकम पे क्या इफेक्ट हुआ? लेकिन बेटा अल्टीमेटली होगा क्या, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो आपकी इनकम, आपकी आय, जो आपको पैसा मिल रहा है, जितनी कमाई हो रही है, जितना मुनाफा हो रहा है, वही तो रिड्यूस होगा ना, है ना। तो अल्टीमेटली एट द एंड उस पर इफेक्ट किस चीज़ के ऊपर पड़ता था? हमारी जितनी हमारी इनकम होती थी। ओके, अब क्या होगा? अब आएगी टैक्स की बारी। हमने पैसा घटा तो बहुत लिया, अब हम पैसा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो टैक्स क्या हुआ करता था हमारा? इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, टैक्स में क्या होता था, जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस हुआ करती थी वो हमेशा इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, मतलब जहां पर हम लोग डिस्काउंट माइनस करते थे वहां पर हम लोग टैक्स अब प्लस करेंगे। ठीक है, और ये दोनों साथ में भी आ सकते हैं। ये मत सोचना कि जिसमें डिस्काउंट होगा उसमें टैक्स नहीं होगा, नहीं, टैक्स तो आपको देना ही देना पड़ेगा। और आप ये टैक्स दोगे किसको? आप ये टैक्स दोगे गवर्नमेंट को। ठीक है, अब गवर्नमेंट को क्यों देते हैं वो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि ये इंक्रीज इन प्राइस होता है, मतलब जब टैक्स लगता है तो जो आपका वो होता है रेट, जो होता है गुड्स का या फिर जिसकी प्राइस आपने तय करी है वो इंक्रीज कर जाएगी हमेशा। ठीक है, अब हमारे सिस्टम में दो टाइप के टैक्सेस होते हैं जो हमें अभी पढ़ने होते, तो बहुत टाइप के, लेकिन वो आपके मतलब की चीज़ नहीं है। तो हमारे उसमें दो मेजर टाइप होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है डायरेक्ट टैक्स। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसपे बर्डन है, चलो पहले डायरेक्ट सुन लो। जिसके ऊपर बर्डन हुआ, जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि तुम मुझे पे करोगे, इतना रुपए तुम्हारा टैक्स बनता है, तो जिसको उसने डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में डाल दिया ना, तो जिसको गवर्नमेंट ने बोला कि तुम्हें टैक्स देना है उसी को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। वो किसी और से नहीं कह सकता कि मेरे बिहाफ पे पैसे पे कर दो, है ना। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, लगता किसी और पे है लेकिन वो पैसा किसी और से लेगा। जैसे कुछ सामान होता है, अब जो सामान बेच रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा कि आप ये गुड्स बेच रहे हो तो आप इस गुड्स के ऊपर इतना टैक्स लगा के मुझे गवर्नमेंट को पे करोगे। लेकिन उसने क्या कहा, क्योंकि भैया मैं तो बना रहा हूं ना, मेरे को मैं इसको कंज्यूम थोड़ी कर रहा हूं, तो जो इसको कंज्यूम कर रहा है वो पैसे दे। वो गुड्स क्यों बना रहे हैं? अपने अपने प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं, लेकिन आपको बेचने के लिए बना रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे सपोज अब ये कोई पेन बना रहा है, उसने पेन बनाया, ठीक है, पेन बेचकर उसने अपना प्रॉफिट कमाया, लेकिन इसको यूज करके आप भी तो बेनिफिट ले रहे हो, है ना, तो आप भी उस बेनिफिट साइकिल का पार्ट हो गए। तो वो क्या करेगा, इसकी कॉस्ट में, जैसे सपोज कि ये 5 रुपए का पेन है और उसके ऊपर इसने इनडायरेक्ट टैक्स लगाकर इसको 6 रुपीज का कर दिया, तो 5 रुपए तो वो अपने पास रखेगा और वो जो 1 रुपया है वो गवर्नमेंट को दे देगा एज अ टैक्स। तो कलेक्ट किससे किया? आपसे, लेकिन पे किसने किया? जो शॉपकीपर था उसने। ठीक है, तो ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें बर्डन जो है टैक्स का वो ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी और पे। अब हमें टैक्स पढ़ना कितना है भाई? देखो,
हम लोग बात करेंगे अभी सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स की, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का हमारे सिलेबस से कुछ लेना देना नहीं है अभी, है ना। तो सिर्फ हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मोस्टली लगता ही गुड्स एंड सर्विसेज पे ही है, और अगर किसी और भी चीज़ पे लगता है तो वो भी आपके सोचने की दायरे में नहीं आता अभी, वो आपके हायर स्टडीज़ का पार्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग अभी सिर्फ गुड्स, जो हम लोग सामान बेचते खरीदते हैं, फिर भले ही वो आपका स्टॉक से रिलेटेड हो या फिर आपकी एसेट्स हो, ठीक है, जैसे फर्नीचर वगैरह। तो जो भी प्रोडक्ट्स या फिर सामान कह लो, चलो सामान या फिर सर्विसेज, सेवाएं जो प्रोवाइड करी जाती हैं, उनके प्राइस, उनका जो आपको पैसा पे करना पड़ता है उसमें इंक्रीज हो जाता है। ओके, और इसमें कौन सी पार्टीज होती हैं? 2 या 3 कैसे? अगर फाइनल कंज्यूमर वो रिटेल शॉपकीपर ही हो गया तो वो पे करेगा, लेकिन अगर उसका सामान खरीद लिया गया तो तीसरी पार्टी भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो अभी हम लोग सिर्फ 3 पार्टीज को मानकर चलते हैं कि हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में सिर्फ 3 पार्टीज ही इन्वॉल्व होती हैं, ना 3 से ज्यादा ना 3 से कम। ओके, तो सबसे पहली पार्टी कौन सी होती है? गवर्नमेंट, जिसने कहा कि तुम मुझे पैसा पे करोगे। दूसरी पार्टी कौन सी होती है? फर्म, या फिर वो बंदा जिसके ऊपर शॉप जिसने खोली, सामान बेचा, लेकिन वो टैक्स आपसे कलेक्ट करके दे रहा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग कलेक्टर, और ये अल्टीमेटली पे करता है। लेकिन फिर बर्डन किसके ऊपर पड़ता है? बर्डन शेयर कौन करने आता है? महान कौन बनने आता है इसमें? कस्टमर, कि लाओ भैया हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारा टैक्स पे करने के लिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों चार्ज करती है? हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया गवर्नमेंट से जो हमसे पैसे लेती है? देखो, बिजनेस सिर्फ जो उसका ओनर होता है, ठीक है, जिसके नाम से कैपिटल लगी होती है, सिर्फ उसके दिए करे कर्मों पे नहीं चलता। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो वो खुद से नहीं करता, उसको सरकार, वहां की लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करवाती है। जैसे सपोज अब ये पढ़ाने के लिए आपको, मैंने ये पेपर्स खरीदे, पेन खरीदा, ये टेबल खरीदी, सामान खरीदा, ये मेरे रिसोर्सेज थे। लेकिन कुछ रिसोर्सेज जो मैं अपने आप से प्रोवाइड ही नहीं करवा सकती, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कौन देता है? भले मैं इसका पैसा दे रही हूँ कि मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसको प्रोवाइड कौन करवाता है? गवर्नमेंट करवाती है। मेरे घर से तो मैंने हाइड्रो पावर लगा नहीं रखा जो बिजली बनेगी, है ना। अब इंटरनेट है, इंटरनेट मैं यूज कर रही हूँ, चलो अपनी जरूरत के हिसाब से उसका पैसा पे करके, लेकिन आपको फैसिलिटी किसने प्रोवाइड करी कि आपके देश में, आपके शहर में इंटरनेट मिलेगा? गवर्नमेंट ने। आप कुछ सामान लेने जा रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी रोड आपको मिल रही है, ओके, जो रोड मिल रही है उनका यूज कर रहे हो आप, तो वो आपको किसने प्रोवाइड करी? मेट्रो से जाते हो आप, बसेस से जाते हो, ये सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। आपका प्राइवेट थोड़ी चलता है कुछ भी इसमें, है ना। तो ताकि वो इन फ्यूचर आगे जाके भी आपको इसी तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती रहे, इसलिए वो कहती है कि तुम मुझे पैसे दो, क्योंकि तुमने मेरी फैसिलिटीज को, मेरे रिसोर्सेज को यूज किया, ठीक है। तो वो इस वजह से मांगती है पैसा। और ठीक है, तो दोनों पॉइंट मैंने आपको लिख दिया कि हम लोग क्यों टैक्स पे करते हैं, ताकि आगे जाकर हम लोग उन फैसिलिटीज को और ज्यादा कर सके, ताकि गवर्नमेंट भी अपने एक्सपेंसेस, जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, उनको कैसे चलाएगी। अब गवर्नमेंट के पास अपना बिजनेस तो होता नहीं है ना, वो पैसा कहाँ से लेती है? पैसा वो टैक्सेस से कलेक्ट करती है, इसलिए ताकि वो फैसिलिटीज भी वो प्रोवाइड करवा सके फ्यूचर में हर किसी को, इस वजह से वो टैक्सेस चार्ज करती है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा भी मुझे अब इसको रिपीट करना पड़ेगा, इतने में आपको क्लियर होगा। अब हमारी बात आती है कि हमें पढ़ना क्या है भाई। डिस्काउंट और टैक्स तो हो गया, अब हमें पढ़ाओ कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है जीएसटी। जीएसटी क्या भला है भाई? ये क्या आया? अब उसकी फुल फॉर्म पढ़ो, आपको बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति होने वाली है इसमें। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अरे वाह, इतना सिंपल नाम, सिंपल से पता चल रहा है कि जो टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगे, जो टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को इंक्रीज करे, उसका नाम क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सिंपल। अब ये होता क्या है? अब भाई कुछ चीज अगर
कहते हैं कोई घटना अगर घट रही है उसका कुछ मतलब होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताएगी। ठीक है, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और इसे कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं तीनों चीजें अब आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले सुनो कि डेस्टिनेशन बेस्ड क्या होता है। आप अमेजोन से चीज कोई ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, आपने एक बहुत अच्छी ड्रेस मंगवाई है अमेजोन से। अब आपने जब देखा कि आपका ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, आपका ऑर्डर बता रहा है महाराष्ट्र से, ठीक है, और आप रहते हो दिल्ली में। नाउ जीएसटी ये कहता है कि डेस्टिनेशन बेस लगेगा। अब इसकी डेस्टिनी कहाँ है, इसका अंतिम यात्रा या फिर कहते हैं ना अंतिम बार ये कहाँ पहुंचेगी, आपके घर दिल्ली में। तो जो डेस्टिनेशन बेस का मतलब है कि टैक्स महाराष्ट्र में नहीं लगेगा, टैक्स जो लगेगा वो दिल्ली में लगेगा, क्योंकि उसकी डेस्टिनी का है दिल्ली में। बस इतनी सी बात समझो। अब इनडायरेक्ट टैक्स मैं आपको समझा चुकी हूं तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन अब कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है पहले रिजाइम में जब जीएसटी नहीं आया था, क्योंकि जीएसटी हमारा आया कब था, जुलाई 2017। ठीक है, उससे पहले बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस होते थे, जिसमें से मेजर टैक्स होते थे 8 टैक्स। ठीक है, 8 टाइप के टैक्सेस को मर्ज करके सिर्फ एक टैक्स बनाया गया, जिसे हम लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो मतलब वो 8 टाइप के टैक्सेस लगा करते थे हमारे हर स्टेज पे, है ना, बनने से लेके फाइनल कंजप्शन की। इसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते थे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर गवर्नमेंट ने इन सबको मर्ज करके एक ही टैक्स बना दिया, जिसका नाम रख दिया बहुत सिंपल सा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये कहाँ से लगता है? प्रोडक्शन से लेके फाइनल कंजप्शन तक चार्ज होता है टैक्स। किसके नाम से? जीएसटी के नाम से। अब हम लोग को 50 तरीके के टैक्सेस को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और वैल्यू एडिशन में ही लगता है, मतलब वो मैं आपको जब अकाउंटेंसी के उसमें करूंगी तब मैं आपको समझाऊंगी। अभी बिजनेस वाले भी इतना ही समझें बस ये यार कि वैल्यू एडिशन पे लगता है। क्यों लगता है वो आप मेरे साथ अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते समझ जाओगे। ठीक है, अब इसके स्लैब रेट्स होते हैं कि किस किस रेट पे हम लोग गुड्स को डिवाइड कर देते हैं। कुछ गुड्स होते हैं जिसपे 0% जीएसटी लगता है। ठीक है, कुछ गुड्स होते हैं जिसपे 5% जीएसटी लगता है, और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिसपे 12% लगता है, किन्हीं पे 18 और किन्हीं पे 28। ठीक है, ये होते हैं स्लैब रेट्स। मतलब आपने कैटेगरी का नाम रख दिया कि ये इन पे जीएसटी चार्ज होगा इतना। सॉरी, अब एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात हमारी ये आती है कि पेट्रोलियम पे और अल्कोहल पे, इसके अलावा भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगता, बट मेन है पेट्रोलियम एंड अल्कोहल, इन पे जीएसटी नहीं लगता। मतलब अब बच्चे सबसे पहले पता है हमारे कहाँ आके कंफ्यूज होते हैं जीएसटी में। ये आपको भी समझने की बात है क्योंकि ये बीएसटी का भी पार्ट है आपका, बिजनेस स्टडीज का। 0% और नॉट एप्लीकेबल जीएसटी का मतलब क्या होता है कि ये चलेंगे जीएसटी के रास्ते, लेकिन इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, बल्कि जबकि अल्कोहल और पेट्रोलियम पे टैक्स तो लगता है लेकिन जीएसटी नहीं लगता। ये जो 8 पुराने वाले टैक्सेस है ना, वो वाले चलते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सबसे मेजर डिफरेंस होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इसके बाद किस किस नाम से अब हम लोग जीएसटी को अपने रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं या फिर जानते हुए चलते हैं। सबसे पहला होता है नेम, किन किन नाम से हम लोग जीएसटी को पहचानते हैं। देखो ये तो हो गए कैटेगरी की, आप गुड्स को किस किस हिसाब से बांट रहे हो कि किसके ऊपर कितना जीएसटी हम लोग चार्ज करने वाले हैं। ओके, लेकिन अब किसके खाते में कितना रुपए जाना है वो डिसाइड करने के लिए हमें नेम देना पड़ेगा, है ना। जब हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो हर अकाउंट का नाम देते हैं। ऐसे ही इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं। एक तो होती है आपकी सीजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी क्या होती है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी क्या होती है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूटीजीएसटी क्या होती है? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब आप लोगों को इतना तो पता होगा कि यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स क्या होते हैं, है ना। तो अगर स्टेट में लगा, फाइनल डेस्टिनेशन उसकी स्टेट की है तो स्टेट वाला लगेगा, और अगर यूनियन टेरिटरी में जा रहा है, अब यूनियन टेरिटरी कौन सी है? जैसे जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने कुछ ऑर्डर करके मंगवाया है
तो उसमें UTGST के नाम से जाएगा। बस ये नाम है और कुछ नहीं है, ठीक है। और एक होती है हमारी IGST। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, देखो ये दोनों तो हमको पता है कि इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया, इंटरचेंज हो सकते हैं इन दोनों के नाम। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही रहेगी, भले ही स्टेट हो या फिर यूनियन टेरिटरी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, है ना। तो जो GST का पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है उसे कहते हैं CGST, और जो GST का टैक्स का पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखती है उसको कहते हैं SGST। सिंपल। लेकिन अब इसमें दो कंडीशन आ जाती हैं। हम लोग अपने टैक्स को किस किस बेसिस पे बांटते हैं, देखो अगर आपने सामान मंगवाया, जैसे अभी ये वाला एग्जाम्पल था, महाराष्ट्र एक स्टेट है और दिल्ली में एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसको हम लोग कंसीडर करते हैं स्टेट के तरीके से, तो चलो इसमें कंफ्यूज मत हो। मैंने एक सपोज एक प्रोडक्ट मंगवाया, प्रोडक्ट X, कहाँ से मंगवाया, कानपुर से मंगवाया, ठीक है, मेरी कानपुर में फैक्ट्री है, ठीक है। अब मेरे को 2 ऑर्डर मिले हैं, एक तो जाएगा आगरा आपको पता है यूपी में है, ठीक है, और एक मंगवाया है मुंबई में, ठीक है। मुंबई कहाँ हो गया, महाराष्ट्र, ठीक है, 2 चीजें हो गई। अब जब स्टेट एक है, क्योंकि कानपुर भी यूपी में ही है, जब स्टेट एक है, ठीक है, जब स्टेट एक है तो उसे कहते हैं हम लोग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में हम लोग अलग अलग करके नाम लिखते हैं, ठीक है। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस में SGST, CGST एंड UTGST वर्ड यूज होता है। लेकिन अब यहां से क्या हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, महाराष्ट्र दूसरा स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ट्रांजैक्शन होती है तो उसे कहते हैं इंटर स्टेट, ठीक है, 2 स्टेट्स के बीच में, ठीक है। तो जब 2 स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन होती है तो उसे कहते हैं इंटर स्टेट। और उस केस में जब GST को जिस नाम से रजिस्टर किया जाता है उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड GST, IGST। बस आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अब इसके सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं वो आप अपनी बुक से एक बार रीड लगा लीजिएगा, आपको अब बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या होता है GST, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अब मैं आपको पढ़ाऊंगी हम लोग अकाउंट्स में कैसे GST को लेकर आते हैं, ठीक है। मतलब हमने अपनी जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे इसकी लेजर पोस्टिंग होती है, ठीक है। हर चीज को अब मैं GST को अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने वाली हूँ। तो ये चीज़ वीडियो कॉमन थी, इसलिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो अकाउंट्स वाले बच्चे अब मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में जुड़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट्स हो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर बताइएगा। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।